हेलो दोस्तों। जैसे मैथ में संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में एक वीडियो डाली थी इकाई का अंक और स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, और नॉर्मल सा था, उसमें कुछ नहीं पूछा, भी बहुत कम जाता है, लेकिन पढ़ाया था इसलिए कभी पूछा जाए तो संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसमें संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्याओं का पता होना चाहिए। संख्या कौन कौन सी होती है उसके बाद मैं पढ़ूंगा। संख्याओं का पता होना चाहिए कौन कौन सी संख्या होती है। संख्या पद्धति में संख्याओं का कौन कौन सी संख्या होती है। पहली होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या दूसरी होती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, तीन प्रकार की ये संख्या होती है। अब सबसे पहले हम ये वाली शुरू करेंगे, वास्तविक संख्या पढ़नी शुरू करेंगे। वास्तविक संख्या में कौन कौन से भाग होते हैं उन्हें लिख लेते हैं, जैसे प्राकृतिक, और उसके बाद पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य। एक होती है अपेक्षित अभाज्य। सबसे बड़ा चैप्टर होता है संख्या पद्धति, इसी से रेलवे ज़्यादा अधिकतर पूछता है। और होती है, इसे इंग्लिश में इसका नाम है प्री प्राइम नंबर, पूर्ण या परफेक्ट संख्या। ये पूर्ण अलग है, ये वाली पूर्ण अलग है, ये पूर्ण अलग है। और दूसरी होती है रामानुज संख्या, रामानुज संख्या। और कौन सी पढ़ेंगे, तो सम और विषम, ये संख्याएं पढ़नी है। ये संख्या पढ़नी है। वास्तविक संख्या पहला पार्ट शुरू करेंगे, वास्तविक संख्या का प्राकृतिक, पूर्ण, ये संख्या क्या होती है, तो इन पर जैसे जैसे सवाल आते हैं ये शुरू करते हैं। ये काल्पनिक और सम्मिश्र बाद में शुरू होंगे, पहले वास्तविक संख्या को पूरा करनी है। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होती हैं वे संख्या जिनके द्वारा वस्तुओं को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, कैसी कहलाती है प्राकृतिक संख्या। इसे प्राकृतिक संख्या को n से शो करते हैं, बड़ा n, जैसे जैसे n बराबर 0 छोड़कर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। वैज्ञानिक थे पाइनोस, इन्होंने इन्हीं को प्राकृतिक संख्या, पाइनोस वैज्ञानिक। दूसरी है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। ये कौन कौन सी होती हैं, ये W से शो करते हैं, जैसे W बराबर 0 1 2 3। ये सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्या। ये 0 से शुरू होती हैं, W से शो करते हैं। तो तीसरा है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीग्रेट, पूर्णांक संख्या इन्हें जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड से मतलब 0 -1
-2 -3 और इधर डॉट डॉट और इधर 1 2 3। ये कैसी होती तरफ डॉट डॉट और प्लस की। अगर इनकी बात करें ये होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और ये होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या। अगर अलग अलग पूछी जाए तो ये इधर एक होती है, ये इधर होती है। तो अब कुछ पॉइंट है इन संख्याओं को देखते हैं। पहले प्राकृतिक संख्या क्वेश्चन आता है यदि ए और बी प्राकृत संख्याएं हैं तो पहला होगा ए प्लस बी, मतलब इन दोनों का योग, ए और बी का योग प्राकृत होगा या नहीं, तो ये बताना है। जैसे सवाल रेलवे में ये पूछे जाते हैं ऐसे, जैसे ए और बी दो प्राकृतिक संख्या है और दोनों का योगफल क्या प्राकृतिक आएगा या पूर्ण आएगा या पूर्णांक आएगा या परिमेय या अपरिमेय, ऐसे विकल्प में आता। तो जैसे दूसरा है ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या है या अप्राकृतिक बताना है, और तीसरा है ए गुणा बी प्राकृतिक है या अप्राकृतिक, और चौथा है ए गुणा हो गया ए बटे बी प्राकृतिक है या अप्राकृतिक, और चौथा है ए की घात बी प्राकृतिक है या अप्राकृतिक। ये सभी संख्याओं में ऐसे पूछा जाता है। रेलवे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं ऐसे थ्योरिकल। तो जैसे किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को आप जोड़ लो तो उनका योग हमेशा क्या आएगा, जैसे 1 से लेके 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब प्राकृतिक है। किन्हीं भी दो को जोड़ लो, 3 4 को जोड़ लो तो सब प्राकृतिक संख्या होगा। तो दो प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या होगा। अब अंतर की बात करें, अंतर में दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या एक प्राकृतिक संख्या होगा, देखते हैं। जैसे मान लो 2 एक प्राकृतिक संख्या है और -1, तो क्या आया माइनस का 1 नहीं हो गया, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अंतर दो प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा तभी होगा जब ए बड़ा हो बी से। ए बड़ा होना चाहिए बी से, क्योंकि अगर मैं दो में से एक घटाऊं तो एक आ जाता, तब तो हो जाता प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसकी शर्त है ऐसा तभी हो सकता है जब ए बड़ा हो बी से। ए जो संख्या है बी से बड़ी हो तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अगर ए छोटी है और बी बड़ा है तो प्राकृतिक संख्या होगी। दोनों का अंतर, ये बात याद रखना। और तीसरा है दोनों के दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या है प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे प्राकृतिक संख्या ये लिखी है मैंने, 1 गुणा 2 की गुणा करो तो 2, 1 और 4 की गुणा करो तो 4, या 2 और 8 की कर लो तो 16, सब प्राकृतिक आ रही हैं। तो ये है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होगी। मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करेंगे तो एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। अब ये अगला है भाग देने। अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को एक दूसरे से भाग दिया जाए तो क्या ये प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, देख लेते हैं। जैसे 1/2 क्या आएगा 0.5, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। और जैसे 4/2 2 दूनी, इसका तो 2 आएगा है। एक भी शर्त अगर फेल गलत है तो उसे नहीं माना जाएगा। जैसे 1/4 0.25, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। ये भाई सब ये सवाल पूछे जाते हैं रेलवे में बहुत ज़्यादा। प्राकृतिक सभी संख्याओं पर ऐसे सवाल आते हैं, जितनी मैंने संख्याएं लिखी हैं सभी पर मैं ऐसे बताऊँ। जैसे 1 की घात 2 तो 1 ही आएगा, फिर 2 की घात 1 तो 2 आएगा, 4 की घात 3 और ये तो मतलब एक प्राकृतिक संख्या की अगर बात प्राकृतिक है तो संख्या भी प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। याद रखो ये प्राकृतिक संख्याओं में एक ही ये दो जगह ये वाली जो शर्त है इसमें ए बड़ा होना चाहिए तभी नहीं होगी, वरना हर किसी में ये प्राकृतिक प्राप्त होगी। और ये भाग देने वाले में भी प्राकृतिक प्राप्त नहीं होगी। दो पॉइंट इसमें जो है जिसमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होगी, बाकी सब में प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। अगर दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, दो प्राकृतिक संख्या को घटाएंगे और ए बड़ा है तो प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होगी, और ए छोटा है तो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। इसमें ये पॉइंट है।
और दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करेंगे तो एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में भाग देंगे तो प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। और दो प्राकृतिक संख्या मतलब एक प्राकृतिक संख्या की घात एक प्राकृतिक संख्या है तो वो भी प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। ये हो गए प्राकृतिक। ये होगी दो पूर्णांक संख्या हूँ तो a प्लस बी एक पूर्णांक होंगी या नहीं ये बताना है। ऐसे ही a माइनस बी ए गुणा बी ए बटे बी ए की घात बी। जैसे तो पहले प्राकृतिक वाला कर लिया, अब आया पूर्णांक वाला। पूर्णांक संख्या हो तो क्या होगा, पहले तो पूर्णांक संख्या को पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। जेड बराबर डॉट 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 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 डॉट। तो दो पूर्णांक संख्या का योग हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक योग ही होगा। दो पूर्णांक संख्याओं का योग पूर्णांक होगा, पूर्णांक संख्या ही होगा। जोड़ को देख लो, किसी भी दो पूर्णांकों को जैसे 2 को जोड़ेंगे -3 में जोड़ लो -3 तो माइनस का एक आएगा, ये क्या है ये पूर्णांक, तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अगर इसमें भी पूर्णांक संख्या होगी, कैसा होगी, दो संख्याओं को जोड़ घटा कर देख लो। जैसे इसे घटाएंगे 3 में से ये वाला घटा दो, माइनस का 1 घटा दिया तो 3 + 1 तो 4 एक पूर्णांक संख्या होती है इधर आएगी। तो ये दो पूर्णांक संख्या का अंतर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। गुणनफल करने पर भी पूर्णांक ही संख्या प्राप्त होगी। कैसे होगी, गुणा करके देख लो, -3 की गुणा 0 से कर लो तो 0 आ जाएगा, ये भी पूर्णांक है। या 2 की गुणा 3 से कर लो 6, ये पूर्णांक है। -1 की गुणा -2 से करो तो -2 बचेगा, ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अब जैसे ये है चौथा कि ये बटे पूर्णांक, एक पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से भाग देने पर क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, इसमें नहीं, इसमें पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, जैसे मैं 0/0 कर दूँ तो क्या आएगा, अपरिभाषित, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसका मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये भी एक पूर्ण संख्या है और ये भी एक पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से भाग दिया है, लेकिन क्या है पूर्णांक नहीं आ सकती। एक भी शर्त अगर नहीं फॉलो हो रही है तो वो नहीं होगी। फिर अगला है एक पूर्णांक संख्या की घात एक पूर्णांक संख्या है तो क्या वह पूर्णांक संख्या होगी, ये भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जैसे -1 की घात 0 कर दूँ इसका मान 1, ये तो 1 हो जाएगी। 0 की घात 0 कर दूँ तो ये परिभाषित नहीं हो सकती। ये है ना एक पूर्ण संख्या 2 की पावर -2 कर दूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि 1/2 की पावर 2, 1/4 0.25, ये क्या पूर्णांक है, नहीं है। लेकिन मतलब पूर्णांक संख्या की घात अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या नहीं आ सकती। तो पूर्णांक में ये याद करना है कि जब भाग देंगे और घात में पूर्णांक नहीं आएंगी, बाकी जोड़ेंगे, दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा, दो पूर्णांकों को घटाएंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा, दो पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा। ये पूर्णांक हो गया। जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, ये मैं संख्या पद्धति अभी शुरू कर रहा हूँ, ये संख्याओं का पता होना बहुत जरूरी है। सवाल तभी करूँगा, पता होगा तभी सवाल होंगे, ये थ्योरिकल सवाल आते हैं इसके रेलवे में। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और इसमें एक शर्त और है, Q बराबर नहीं होगा 0। मतलब हर जो है, हर ही तो है, क्यों हर शून्य नहीं होगा, हर शून्य ना हो तो वो क्या होगी, प्राकृतिक। जैसे नोट करके लिख लेना यहाँ पे, नोट 0 1 परिमेय संख्या है। 0 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में हो, जैसे 0 तो P/Q के रूप में नहीं है, फिर भी क्या है परिमेय संख्या। कौन कौन सी परिमेय संख्या है, जैसे 0 5/6 3/4 8/11, मतलब P/Q के रूप में जो लिखी हुई है
वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। माइनस 11 भी एक परिमेय संख्या है, या अंडर रूट 25, या एक बटे अंडर रूट 36, ये भी एक परिमेय संख्या है। पीवट की के रूप में लिखा जा सकता है इसको। और 22/7 लिख दिया, 22/7। ये क्यों है, ये पी/क्यू के रूप में है, इसके -11/1 हो जाएगा, तो ये पी/क्यू के रूप में हो जाएगा। ये भी इसका उत्तर क्या आएगा, 5। तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1, मतलब बटे में 0 ना हो, बाकी 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो वो कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या पहले रूप में आती है, जैसे वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो तो वे परिमेय संख्या कहलाती है। ये दूसरी परिभाषा है। ये दशमलव संख्या में मैं बताऊंगा, दशमलव संख्या 2 प्रकार के होते हैं, अशांत और शांत। वो जब दशमलव पढ़ने जब देखेंगे तो क्या है, वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो वह परिमेय संख्या होती है। जैसे कैसे होगा, जैसे 6/7। अब इसे 6/7 को हम भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0.6664571 मतलब ये क्या पूरा नहीं कटेगा। तो इसमें अगर मोबाइल से भाग देंगे देखना, तो ये 71428571712 आता रहेगा। तो ये क्या कह रहा है, शांत या समान प्रवृत्ति का। ये समान है, ये रिपीट हो रहे हैं आवर्ती इनकी, ये कैसी है, प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, समान आवर्ती है इसमें। और जैसे दूसरा है 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.8। ये शांत है, शांत या समान आवर्ती का हो तो परिमेय संख्या कहलाएगा। ये समान आवर्ती क्या था, एग्जाम्पल समान आवर्ती का था, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। और ये क्या, शांत दशमलव का यूज हुआ है, तो इसमें भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये बताया था इस परिभाषा में। जैसे दूसरे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 0.346985। ये भी कैसी संख्या है, ये शांत है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। ये इसके बाद डॉट होता, अगर डॉट आता तो नहीं होता, ये डॉट नहीं है, ये इधर तक यहीं तक ही है, तो ये शांत है। तो कैसी होगी, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या समझ में आया। एक बार परिमेय संख्या बोर्ड देख लो, ये परिमेय संख्या वो संख्या जिन्हें पी/क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और क्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकता 0। हर शून्य नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या होगी। हर 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा। और एक पॉइंट जो याद रखना, 0 जो है एक परिमेय संख्या होती है। 0 एक परिमेय संख्या है। जैसे 0.5/6 3/4 8/11 -11 क्यों है परिमेय संख्या, इसका बटा 1 रख देंगे तो पी/क्यू है। ऐसा तो नहीं है माइनस प्लस का तो कुछ है ना, ये हो गया। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट है, इसमें वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो तो परिमेय संख्या कहलाती है। तो शांत समान आवर्ती मतलब पॉइंट के बाद समान अंक आते रहते हैं, तो ये परिमेय संख्या होती है। और डॉट ये आता रहता है अंत तक। और शांत किसे बोलते हैं, जैसे 4/5 कट गया, बस एक ही संख्या तक कट गया, पूरा कट जाता है, तो वो शांत होता है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का बिल्कुल उल्टा होती है। जैसे जिन्हें वे संख्याएं जिन्हें पी/क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है।
कैसी हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे √2, √3, √5, √7, मतलब अंडर रूट में जितनी भी संख्या होती है, जैसे √8 और पाई और क्या, वे संख्याएं जिनका दशमलव, प्रसार, एशांत तथा एशांत और क्या हो? एशांत व असमान, हो। क्या कहलाती है वो? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 का मान क्या? 2, 8, 5, 7 डॉट आता रहेगा। ये अपरिमेय संख्या है जिसके कोई इसमें आवृत्ति भी नहीं हो रही, मतलब एक से वर्ड भी नहीं आ रहे हैं। जैसे इसमें सभी अलग अलग हैं, अलग अलग ही आते रहेंगे, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। इसे बोलते हैं अशांत, असमान, अशांत है असमान। हो गया अपरिमेय। उसके बाद देखते हैं इनके ऊपर परिमेय और अपरिमेय के ऊपर भी। उसमें यदि ए और बी परिमेय संख्या है तो क्या होगा? दो परिमेय संख्याओं का योग a + b परिमेय होगा या नहीं। दूसरा है दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होगा या नहीं। और तीसरा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होगा या नहीं। और चौथा है कि परिमेय संख्याओं का भाग परिमेय संख्या आएगा नहीं। और पांचवा है परिमेय संख्या की घात परिमेय संख्या हो तो ये परिमेय संख्या। में परिमेय संख्या जैसे p/q के रूप में, और दो संख्याओं को p/q के रूप में कह दिया है जोड़ेंगे। जो दोनों परिमेय हैं तो इन्हें जोड़ेंगे तो नीचे q p + p और 2p/q p/q के रूप में ही है। तो मतलब दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या हो सकता है। परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा? हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। उसके बाद अंतर देखते हैं। जैसे तो परिमेय संख्या है p/q - p/q, क्यों नीचे ले लिया p - p = 0/p। अब वो परिभाषा में बोला था कि q का मान कभी भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो इसमें तो p 0 है, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या है। पता चला ये 0 होता, हर 0 होता तो नहीं होती। अंतर भी परिमेय संख्या हो सकता है। फिर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल p/q गुणा p/q, तो p²/q, तो इसे लिख सकते हैं p q का स्क्वायर। ये p/q के फॉर्म में ही आ रहा, तो ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होगा। अब दो परिमेय संख्याओं का भाग और दो परिमेय संख्याओं की घात परिमेय संख्या होती है नहीं। पहले तो मैं p/q से कट जाएगा 1/1। ये तो आ रहा है, लेकिन एक मैंने बताया था 0 परिमेय संख्या है। इसमें एक शर्त जो है नहीं लग रही है। 0 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देनी है तो क्या आएगा? अपरिभाषित। ये परिमेय संख्या नहीं आ रहा है, तो ये परिमेय नहीं आएगा। नहीं, अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देंगे तो परिमेय संख्या नहीं आ सकता। ऐसी परिमेय संख्या की घात परिमेय संख्या है। ये 0 भी 0 कर दिया मैंने, तो ये भी अपरिभाषित है। अपरिभाषित, तो ये भी परिमेय नहीं होगा, परिमेय नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय आएगा।
लेकिन तो परिमेय संख्या को भाग दिया जाएगा तो परिमेय नहीं आएगा, और तो परिमेय संख्या एक दूसरे की घात है तो वो भी परिमेय नहीं हो सकती। ये याद बस याद रखना है। सवाल एक बार फिर 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। परिमेय संख्या का क्या होता है कि दो परिमेय संख्या ए और बी की मध्य, अगर दो परिमेय संख्या ए और बी के मध्य, दो परिमेय संख्या है ए और बी के मध्य के मध्य संख्या क्या है, के है, के भी परिमेय संख्या, के भी परिमेय संख्या। तो इसका परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, मतलब के भी परिमेय संख्या का फार्मूला क्या होगा, के भी परिमेय संख्या निकालनी है तो इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, ए के प्लस बी बटे के प्लस 1। छोटा सा फार्मूला याद रखना है। इस पर एक दो बार सवाल पूछे हैं। जैसे पहला सवाल मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। इस फार्मूले पर कैसे पूछा जाता है कि दो और 4 के बीच मध्य परिमेय संख्या याद करो। तो ये जैसे मैं 2 से 4 तक लिखूँ, 2 3 4, तो 2 और 4 के बीच क्या है, 3 है, तो ये 3 परिमेय संख्या है। यही पूछा है 2 और 4 के मध्य है परिमेय संख्या याद करो, तो 3 है। अब 3 इस फार्मूले से आता है नहीं, ये देखते हैं। तो ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 और के बराबर ए की संख्या इनके मध्य तो 1। तो फार्मूला रखो ए के जमा बी के जमा 1 बराबर ए है 2 गुणा 1 जमा बी है 4 बटे के का मान 1 जमा 1। ये कितना आएगा, 4 और 2 6 बटे 2 3। परिमेय संख्या क्या होगी, 3। फार्मूले से भी यही आई है और वैसे भी। ये तो मैंने देखा था फार्मूला सही काम करेगा नहीं। अगला सवाल देखते हैं, जो जैसे आते हैं सवाल वो करते हैं सवाल। जैसे सवाल है एक 2/3 व 5/7 के मध्य, 2/3 व 5/7 के मध्य 84वीं परिमेय संख्या याद करो। 84वीं परिमेय संख्या ज्ञात करो। ऐसे पूछा जाता है सवाल, ये सवाल आया था ऐसे। तो इसे देखते हैं कैसे करेंगे उस फार्मूले से। ए बराबर दिया 2/3, बी बराबर दिया है 5/7 और के का मान दिया है 84। तो परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो ए के जमा बी बटे के जमा 1। ये क्या है, 2/3 गुणा के का मान 84 प्लस बी है 5/7 बटे के का मान 84 जमा 1। 3 से ये कट जाएगा, 3 × 3 = 24 28 दूनी 56 गुणा जमा 5/7 और बटे 85। ये आया। अब इसे हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो आएगा वो उत्तर 357/595। मतलब 2/3 व 5/7 के मध्य 84वीं जो परिमेय संख्या होगी वो कौन सी होगी, ये होगी। इसे हल करके देखेंगे तो यही आ जाएगा। कैसे आएगा मैं हल कर ही देता हूँ। तो 56 की गुणा 7 इसमें करेंगे, 56 गुणा 7 जमा 5/85 गुणा 7, 6 7 बस 8 35 36 37 प्लस 5/7 35 7 59। ये रह गया 357/595। ये ऐसे निकाल सकते हैं। पूर्ण परिमेय हो गई। आप देखते हैं कौन सी संख्या बची है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो यहाँ छोड़ो, एक हेडिंग डालते हैं, वास्तविक संख्या दिया नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वे संख्या जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक
संख्या प्राप्त हो तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अगर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या दूसरी भाषा में और दूसरा लाइन क्या है इसकी, या कह सकते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को के संगम को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संगम को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संगम को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 5 है, पूछा जाए 5 कैसी संख्या वास्तविक संख्या है या नहीं, तो ये पूछा है वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो इसका वर्ग करके देखते हैं। 25 प्राप्त हो गया था तो ये धनात्मक है, ये कैसी होगी, वास्तविक संख्या होगी, ये वास्तविक संख्या है। जैसे और दूसरा √11, √11 क्या है, वास्तविक संख्या है, तो वर्ग करके देखते हैं। √11 का वर्ग करके देखेंगे तो 11 आएगा, तो कैसी है, वास्तविक संख्या होगी। अब जैसे -6/7 को देखते हैं, -6/7 क्या ये वास्तविक संख्या है, देखते हैं इसका वर्ग करके। 6 6 36 7 50, तो ये धनात्मक आई है, ये भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या हो गई। अब एक और देख लो, -11, -11 एक वास्तविक संख्या है, ये ऋणात्मक है संख्या, लेकिन क्या पूछा है, उस संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त हो तो -11 का वर्ग करेंगे तो 121 कैसी है, वास्तविक है। -11 की कैसी संख्या की, वास्तविक संख्या। अब कुछ और संख्याएं जैसे -11 -√11, ये पूछा है कि ये संख्या वास्तविक है या नहीं, तो इसे वर्ग करके देखेंगे। -√11 का वर्ग, इस वर्ग से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाहर वाला, और वर्ग से वर्गमूल तो -11 आया। ये क्या ये वास्तविक संख्या है, तो कह रहा है जो संख्या दी है उसका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त हो। संख्या तो ये दी है, पहले इसे ही हल करेंगे तो -11 आएगा। अब इसका वर्ग करेंगे, -11 का वर्ग कितना आएगा, इससे ही अंडर रूट हट गया ना, इस वर्ग से ये प्लस हो गया और ये अंडर रूट हट गया तो -11 बचा, -11, और -11 का वर्ग करके देखेंगे कि ये वास्तविक है नहीं तो 121। अगर ये पूछता तो वास्तविक है, ये वास्तविक हो गई संख्या। ठीक है, ये वास्तविक संख्या का पता करना है, ऐसे पता कर सकते हैं। या परिमेय संख्याओं का संगम जो होता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। किसी संख्या को वास्तविक पूछा हो तो पता कर सकते हैं, उसका वर्ग करके धनात्मक प्राप्त होनी चाहिए, तो ऐसी है वास्तविक संख्या। अगली संख्या है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। अब ये क्या है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या में क्या है, उसका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त हो गया था, और इसमें काल्पनिक में उसका वर्ग करने पर ऋणात्मक प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला तो यही देख लेते हैं, अभी जो देखा था ये कैसी संख्या नहीं, ये दूसरी देखते हैं। जैसे -4 तो इसका वर्ग करके देखेंगे, वर्ग करेंगे तो इसका -4, अगर इसका मान माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो ये कैसी है, काल्पनिक संख्या।
जैसे दूसरा मैंने अभी लिखा था 11√11, इसका वर्क करेंगे तो माइनस का 11, ये भी काल्पनिक संख्या है। इसी प्रकार जो ऋणात्मक आएगा वो कैसे बनाएंगे, काल्पनिक संख्या बनाएंगे। ठीक है, काल्पनिक संख्या का पता चल गया। वास्तविक में धनात्मक आना चाहिए वर्क करके, और काल्पनिक में ऋणात्मक आना चाहिए। ये पहचान है वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं की पहचान करना। उसके बाद मैं थोड़ा अगर पॉइंट एक के काल्पनिक संख्या की घात सम हो तो वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। और अगर काल्पनिक संख्या की घात विषम हो तो काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी, काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी। ये समझ में आया। अगर कोई काल्पनिक संख्या है उसकी घात सम है तो वास्तविक संख्या है उत्तर, और काल्पनिक संख्या की घात विषम है तो उसका उत्तर क्या आता है, काल्पनिक संख्या ही आता है। सम में याद रखना है, सम जो है सम में आता है और वास्तविक में काल्पनिक आता है। विषम होगा तो काल्पनिक ही आएगा, सम में आएगा लेकिन वास्तविक। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इन दोनों पॉइंटों के। क्या है, -5 अंडर की घात 101, ये पूछा है। -5 की घात 101 काल्पनिक है या वास्तविक है, ये पूछा जाएगा कि कैसी संख्या है। विकल्प आएंगे काल्पनिक पर अकाल्पनिक, ऐसे। तो देख लो, ये जो घात है ये कैसी है, ये विषम है। घात विषम हो तो कैसी है, घात विषम हो तो कैसी आती है, वही आती है काल्पनिक। काल्पनिक का उत्तर होगा। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, -√3 की घात 99, तो इसकी भी घात कैसी है, विषम है। इसका भी क्या आएगा, काल्पनिक आएगा। इसका भी, ये भी कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। ये पूछा जाएगा कि ये संख्या कैसी है, काल्पनिक है कि वास्तविक। तो जिनकी घात विषम होगी वो सब कैसी होंगी, काल्पनिक। एक संघात वाला देख लेते हैं। संघात में जैसे √-100 की घात 1000 की घात 100, तो इसकी घात सम है तो ये कैसा आएगा, ये आएगा वास्तविक। ये कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। ऐसा पता कर सकते हैं इन्हें कि काल्पनिक है या वास्तविक संख्या है, पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने ये बताया। अगर विषम है तो काल्पनिक आएगी और सम है तो वास्तविक संख्या आएगी। घात के ऊपर बात है। और अंदर तो तुम्हें पता ही, अभी बताया है मैंने कैसे पता कर सकते हैं अंदर वाली काल्पनिक है या वास्तविक है। इसका वर्क करके देख लो। -5 का अंडर का वर्ग कितना आ रहा है, -5 माइनस का आया है तो ये काल्पनिक है। अंदर वाली का तो पता कर सकते हैं, अंदर वाली तो अभी सिखाई है। अभी घात वाला मैंने बताया, विषम है तो काल्पनिक और सम है तो वास्तविक संख्या होगी। क्या, अगर वास्तविक हो, अंदर वास्तविक संख्या हो, उसकी घात सम या विषम कुछ भी हो, तो वो हमेशा कैसी आती है, वास्तविक ही आएगी। वास्तविक ही आएगी संख्या होगी। कैसे, जैसे वास्तविक संख्या देख लो क्या होता है, माइनस वास्तविक संख्या देते हैं एक, जैसे 5 ले लो, 5 की घात 6। ये पूछे कि ये वास्तविक है या काल्पनिक, तो पहले तो इसका पता होना चाहिए। ये वर्ग करने पर 25 आएगा, धनात्मक आएगा, मतलब ये कैसी है, वास्तविक। संख्या भी कैसी होगी, वास्तविक। अगर है, लिख दो 25 की घात 1 विषम है, तो ये 25 का वर्ग करेंगे 625, तो कैसी है, वास्तविक घात है विषम, तो ये भी कैसी होगी, वास्तविक। मतलब अगर वास्तविक संख्या की घात सम हो या विषम हो, वास्तविक ही आएगी। लेकिन बस याद रखना, काल्पनिक की घात सम है तो वास्तविक आएगी, काल्पनिक की घात विषम है तो काल्पनिक आएगी। यदि ए और बी वास्तविक संख्या है तो, अगर ए और बी दो वास्तविक संख्या है तो पहला, दोनों वास्तविक संख्याओं का योग, वास्तविक संख्याओं का अंतर, वास्तविक संख्याओं का गुणनफल,
और वास्तविक संख्याओं का भाग और वास्तविक संख्याओं की घात क्या होगी? क्या वास्तविक होगी, ऐसे ही बताना आप सबको। वास्तविक संख्या, दो वास्तविक संख्या को जोड़ लो, 5 वास्तविक है और 5 भी, तो ये वास्तविक ही आनी है, धनात्मक सब वास्तविक है, तो कैसी आएगी वास्तविक। दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ेंगे तो वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। ऐसे ही दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी वास्तविक संख्या होगा, ठीक। और गुणनफल भी, दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी वास्तविक होगा, लेकिन भागफल जो है दो वास्तविक संख्याओं का ही होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, और ये घात भी नहीं, कोई 0/0 और 0 की घात 0 ही नहीं, परिभाषित नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, इसे भी परिभाषित नहीं कर सकते। तो वास्तविक संख्या में योग भी वास्तविक होगा दो संख्याओं का, अंतर भी वास्तविक आएगा, गुणनफल भी वास्तविक, लेकिन भागफल और उसकी घात जो होगी वो वास्तविक नहीं आएंगे। ये वास्तविक का है। सम्मिश्र संख्या, यही थी ना सम्मिश्र संख्या, तीसरी जो लिखी थी। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है वास्तविक संख्या जोड़ो या घटाओ, किससे? काल्पनिक संख्या से। तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी। अगर वास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या से जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? सम्मिश्र संख्या। जैसे एग्जाम्पल है इसका, जैसे 5 एक वास्तविक संख्या है और इसे जोड़ दो -3 काल्पनिक संख्या है, तो ये कैसी संख्या हो गई? सम्मिश्र संख्या। ये सम्मिश्र संख्या है। और जैसे घटा दो 7 -√6, ये भी सम्मिश्र संख्या। इस तरह √ कर दोगे तब भी ठीक है। ये जो है सम्मिश्र संख्या के एग्जाम्पल हो गया। सम्मिश्र इतना पूछा नहीं जाता। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये वो वाली पूर्ण नहीं है, होल नंबर W से जो शो किया था वो नहीं है, ये परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर हिंदी में एक ही है, इंग्लिश में ये अलग अलग है। ये परफेक्ट नंबर है। तो ये क्या होता है? पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर क्या होता है? वे संख्या होती हैं जिनके गुणनफलों का योग, जिनके ये जो क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिनके गुणनफल करने के बाद उस संख्या के गुणनफल करते हैं तो उनका वो जितनी संख्या है वो स्वयं, उसे छोड़कर बाकी जो गुणनखंड है उनका योग जो है वो क्या होगा? वही संख्या आती है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनफलों का योग, जिनके गुणनफलों का योग पुनः को छोड़कर, जैसे क्या लिख सकते हैं? स्वयं को छोड़कर वही आएगा, जो क्या, जो संख्या के बराबर आए या संख्या के बराबर आए या संख्या के बराबर आए। तो ये कैसी होती है? पूर्ण या परफेक्ट संख्या है। एग्जाम्पल से समझ में आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने 6 लिया, 6 के गुणनखंड करेंगे हम, 2 × 6 और 3 × 3। तो इसके गुणनखंड क्या आए हैं? 6 के गुणनखंड आए हैं 1 × 2 × 3, ये आए हैं। और एक तो ये आए हैं, और इसका एक और क्या आ सकता है? 6 × 1, इससे भी तो 6 आ सकता है। इसके गुणनखंड ये आ सकते हैं 2 × 3 6,
6 गुणा 1 बस ये आएंगे ना। अब तो अगर टोटल देखें तो इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए, 1 2 3 और 6, ये है इसके गुणनखंड। तो 6 स्वयं है 6 से कट रही है, 1 से भी कटेगी, 2 3 से तो कटी रही है। तो इसमें बोला है कि स्वयं को छोड़कर स्वयं संख्या कितनी 6, और 6 को छोड़कर इस 6 को छोड़ देंगे और ये गुणनखंड जो बचे हैं बाकी 1 + 2 + 3, ये बाकी 3 गुणनखंड जो बचे हैं इनका जो योग होगा, योग कितना आया 6, इस संख्या के बराबर होना चाहिए, संख्या के बराबर है। तो ये कैसी संख्या है, पूर्ण परफेक्ट संख्या। 6 कैसी संख्या है, परफेक्ट नंबर। समझ में आया? परफेक्ट नंबर मतलब अगर कोई संख्या है उसका हम गुणनखंड कर रहे हैं तो वो स्वयं का जो गुणनखंड को छोड़कर बाकी जो गुणनखंड है उनके योग अगर उस संख्या के बराबर आते हैं तो वो संख्या कैसी है, परफेक्ट नंबर है, एक परफेक्ट संख्या है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 28 देख लेते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है 28, और 28 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 गुणा 28 और 14 गुणी 28, 7 चौक 28, ये गुणनखंड हो रहे हैं इसके। ठीक है, अब इसके गुणनखंड क्या क्या आए हैं इधर लिखते हैं, 1 आया है, 2 आया है, 3 नहीं आया, 4 आया है और 5 नहीं आया, 6 नहीं आया, 7 आया है, 14 आया है और 28 आया है। तो जो संख्या है स्वयं उसको जो है छोड़ देते हैं, इसे छोड़ देंगे और जो बाकी जो गुणनखंड हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इनका योग जो है कितना आना चाहिए इस संख्या के बराबर, तो परफेक्ट नंबर है। 7 4 11 बार 14, 14 × 14 28, तो ये संख्या के बराबर आया तो ये कैसी है, परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर है। रेलवे में ऐसा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है या परफेक्ट नंबर है, विकल्प दिए थे 4, तो उससे परफेक्ट नंबर का पता करना है तो ऐसे पता करता किया जाता है परफेक्ट नंबर का। अब अगला एक और देख लेते हैं एग्जाम, 55 नंबर ले लो, 55 ले लो, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 55 और 11 पंजे 55 और क्या आएगा, और तो कुछ नहीं है, तो इसके गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं, 1 5 11 55, इसकी स्वयं को छोड़ देंगे तो 1 + 5 + 11 कितने बैठ रहे हैं, 11 5 16 17 आ गया, आना कितना था 55। ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ऐसे पता करना होता है परफेक्ट नंबर है या नहीं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके गुणनखंड संभव नहीं है, या क्या लिख सकते हैं, और जो एक व स्वयं एक और स्वयं से कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है वे संख्या जिनका जिनका जो जिनके गुणनखंड करने बहुत मुश्किल है या एक या और स्वयं से कटें तो वो कहती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे इसमें जैसे एग्जाम्पल, सबसे छोटी अभाज्य 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे और भी होंगी। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, ये याद रखना, ये भी पूछा गया था। अब नोट करके लिख लेते हैं कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 9। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 9, और 1 से 30 तक पूछें, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 10। 1 से 30 तक होती हैं 10, और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछे तो 15, और 1 से 75 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 1 से 75 तक 21, और 1 से 100 तक पूछी जाए तो 25 संख्या होती है।
अभाज्य, ये याद करनी है तो भाज्य अपने आप निकल जाएंगे। अगर पूछे कि एक से, ये तो पहला तो छोड़ो, ये वाला छोड़ो, 1 से 30 तक ये अभाज्य 10 है, तो भाज्य कितनी होंगी? 1 से 30 तक, 30 में से 10 घटाओ तो कितनी बचा? 20। जो आया उसमें से एक और घटा तो 19 कितनी होंगी? भाज्य संख्या होंगी। अगर 1 से 50 तक पूछे तो अगर अभाज्य कितनी है? 15, 15 घटाओ 35 आया, जो आया उसमें से एक और घटाओ 34, 34 भाज्य होंगी। इसी प्रकार 1 से 75 तक कितनी है? 21, 75 तक 21 तो है अभाज्य, तो कितनी बचेंगी? 4, 5, 54, एक और कम कर दो 53, 53 होंगी भाज्य। ऐसे इसमें से निकाल लो, 100 में से 25 घटाएंगे क्योंकि 100 संख्या है टोटल, 25 अभाज्य हैं, तो कितनी बची? 75। इसमें से एक और घटाना, 74 भाज्य होंगी। ये भाज्य संख्या ऐसे निकाल सकते हैं, बस ये याद करनी है। 9, 10, 15, 21, 24, 25, ठीक, ये हो गई है भाज्य। और इसमें अभाज्य में 2-3 पॉइंट हैं, उन्हें लिख लो, अच्छे पॉइंट हैं जो पूछे। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या भी बोलते हैं, और क्या है? संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। संयुक्त संख्या यह तो सब जानते हैं कौन कौन सी होती है भाज्य, जिनके गुणनखंड करने, जिनके गुणनखंड हो सके, वे संख्या जिनके गुणनखंड संभव हों, वे संख्या जिनके गुणनखंड संभव हों। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, ये सब कैसी हैं? भाज्य संख्या। अब इसमें पूछा जाता है, सबसे पॉइंट है इसका, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? दो नहीं, इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य होती है ना, तो 4 से 4, 6, 8 से शुरू होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो 4, और ये पूछे सबसे नहीं, सबसे नहीं, सबसे छोटी विषम अभाज्य, विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम अभाज्य, विषम भाज्य बतानी है जो कट जाती है, जो विषम भी हो और भाज्य भी हो, 9 है ऐसी संख्या सबसे छोटी। विषम ये होती है ना 3, 5, 7, 9, तो इसमें सबसे छोटी 3 भी नहीं कट रही, 5 भी, 7 में 9 कट सकती है, 9 भाज्य है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। 2 पॉइंट लिखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 ही होती है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, ये तो होती है, 4 होती है, ये 2 होती है, तो पॉइंट क्या लिखना? सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का के वर्ग के बराबर होती है, या का पूर्ण वर्ग है। देख लो, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ गया है ना, तो ये तो है सबसे छोटी अभाज्य, और ये है सबसे छोटी भाज्य, तो ये वाला पॉइंट याद रखना है। और अगला पॉइंट एक और लिखते हैं, ये पॉइंट ऐसे बना के पूछे जाते हैं रेलवे में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या है? पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है, पूर्ण, या कुछ भी पूछ सकता है, तो ये याद रखना पूर्ण वर्ग है। अगला पॉइंट है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या भी बताई मैंने, क्या है? सबसे
छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 का पूर्ण वर्ग। देख लो, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। ये पॉइंट भी आपको जो है याद रखने हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही सबसे छोटी पूर्ण विषम भाज्य संख्या जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। आगे देखते हैं। अब है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। इसी के साथ एक और पढ़ेंगे, ये दोनों सेम होते हैं, इन दोनों संख्याओं में अंतर क्या होता है ये बताना है। दूसरी होती है अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या, इसको क्या? वे संख्या युग्म जिनका HCF 1 हो। अगर इसकी परिभाषा देखें तो इसकी भी यही है, वे संख्या युग्म जिनका HCF क्या हो? 1 हो। ये दोनों की परिभाषा एक ही है। कैसी कहलाती है? सहभाज्य संख्या और ये अपेक्षित अभाज्य संख्या। अब इनमें अंतर क्या है? अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करें और इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2 3 5 7 11 2 लिख दो और 7, या और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं। 29 31 और 41 47 59 80, इससे ही पता चल जाएगा। आप उसे देखते हैं। अब उसमें क्या है? 25 36 49 49 51 7 25 9 14। तो इसमें क्या अंतर है ये बता देता हूं मैं। इसमें जो युग्म है ये अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ये कट नहीं रहे दोनों। और इसमें जो युग्म है ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा तो ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, मतलब दोनों में से एक कोई सा इसमें कटेगा। तो इसके एग्जाम्पलों में यही क्या अंतर है, थोड़ा सा बस यही याद रखना है। तो कुछ नहीं, हो गया ये। ट्विन प्राइम नंबर, इसे लिखते भी ऐसे ही है, ट्विन अभाज्य संख्या, ये लिखा है। इसमें क्या होता है? इसमें जो अभाज्यों के युग्म होते हैं उनका अंतर 2 होता है, बस ये अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसका एग्जाम्पल लिख लो बस। वे संख्या जिनके संख्या लिख लो, वे संख्या जिनके युग्म में 2 का अंतर होता है, कैसे? जैसे 5 और 7 दोनों अभाज्य हैं, 2 का अंतर है। उसके बाद 11 और 13 और 17 और 19 और क्या है 29 31, ये ऐसे और भी हैं ऐसे। तो ये ट्विन अभाज्य संख्या, ये संख्या जिनके युग्म में 2 का अंतर होता है, अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है। ये थोड़ी सी हेडिंग छोटी सी थी, पता होना जरूरी है इसका। उसके बाद एक संख्या लिखवाई थी रामानुज
अनुज रामानुजन संख्या ये होती है वह छोटी से छोटी संख्या जिनके दो युग्म के घन के रूप में उसे लिखा जा सकता है। जैसे इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दो अलग अलग प्रकार से घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है ये, ऐसे परिभाषा नहीं होगा, मैं बताता हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दो अलग अलग प्रकार से घनों के रूप में इसे लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझना है भाई। एग्जाम्पल क्या है इसका, एक ही एग्जाम्पल लिखूंगा 1729 की संख्या है। अब इसका दो घनों के रूप में इसे लिखेंगे। जैसे क्या क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 जमा 9 की घात 3। 10 की घात 3 जमा 9 की घात 3 तो क्या हो जाएगा, ये 1000 जमा 729, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1729, ये आ गया। उसी प्रकार इसे क्या लिख सकते हैं, 12 का घन जमा 1 का घन, तो ये कितना हो जाता है, 12 का घन होता है 1728 जमा 1 बराबर 1729। तो यही वह छोटी से छोटी संख्या जिसे जो है अलग अलग प्रकार से दो घनों के रूप में लिखा जा सकता है। इस संख्या को दो घनों के रूप में लिखा गया है, एक तो ये और एक ये। ऐसी जितनी भी संख्या हैं जिन्हें दो घनों में तोड़कर उनका मान आ सकता है, वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं, रामानुजन संख्या कहलाती हैं। ये एक बार रेल में पूछा गया था, रामानुजन संख्या क्या होती है, इसीलिए बताया है। एनटीपीसी में पूछा था संख्याओं का गुण धर्म। ठीक, अब जैसे पहला है क्रम विनियम। नियम का नियम पढ़ा होगा बहुत पहले 8वें 7वें 8वें में पढ़ाया जाता है। और दूसरा होता है सहचार्यता का नियम। एक तीसरा बोल लिख दूँ, तीनों एक साथ बता दूंगा। बंटन का नियम। अगर इसे इन्हें इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में पूछ ले कभी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रम विनियम को कहते हैं कम्युलेटिव लॉ, और इसे बोलते हैं छोड़ो, क्या है ये क्रम विनियम का क्या नियम होता है। जैसे a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए। छोटा सा रूल है, अगर ये आ जाता है तो इसकी पहचान नहीं की जाती। और दूसरा क्या है इसका, a गुणा बी बराबर b गुणा ए। ये दोनों ही क्रम विनियम के नियम है। अब सहचार्यता का क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखा जा सकता है इसे। ये नियम है, इसका लिखा नहीं जा सकता नियम। और क्या और क्या है, a गुणा बी गुणा सी लिख सकते हैं, a गुणा बी गुणा सी, ये नियम। और तीसरा ये बंटन का नियम क्या है, a गुणा बी जमा सी को लिख सकते हैं, इसके अंदर गुणा कर देते हैं a गुणा बी जमा a गुणा सी, ये है बंटन का नियम। अब इसके ऊपर सवाल आता है, एग्जाम्पल लिख लो इनका एक एक। जैसे 2 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2, इसके ऊपर लिख रहे हैं 2 गुणा 3, 2 प्लस 3 बराबर
3 प्लस 2, और इसमें लिखेंगे 2 गुणा 3, 3 गुणा 2। मान वही आएगा, लेकिन ये विकल्पों में पूछा जाता है नियम कौन सा है, तो ये नियम ही याद रखो। मैं सवाल बताऊंगा कैसा आएगा। जैसे विकल्प में सहचार्यता का नियम कौन सा है। जैसे ए विकल्प आ जाएगा 2 जमा 3 और 3 जमा 2, और बी आ जाएगा 2 गुणा 3 जमा 4 बराबर 2 गुणा 3 जमा 2 गुणा 4, और सी आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4, और डी आ जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 4। ये ऐसे सवाल आएगा। मैंने एक सवाल दिखाया है, आता कैसे है। बहुत मोस्ट हैं ये तीनों नियम, और ये तीनों नियम को नहीं पूछा जाता, इन पर सवाल आते हैं। ये जैसा आएगा निम्नलिखित विकल्प में सहचार्यता का नियम कौन सा है। 4 विकल्प देगा, तभी बता सकते हो जब नियम याद हो। सहचार्यता का नियम क्या होता है। सहचार्यता के 2 नियम होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस मतलब ये वाला, ये सहचार्यता का नियम, ये सहचार्यता का नियम है। और ये वाला बी जो था, ये था बंटन का नियम, ये बंटन का है। और पहला वाला था क्रमवी नियम का, क्रमवी नियम, और ये भी क्रमवी नियम पूछा था सहचार्यता का, उसमें ये ऐसे पूछा जाता है, तो याद कर लेना। ये अभी संख्याओं के ऊपर और बहुत कुछ है लिखाने को, ये अभी थ्योरी चल रही है, अभी मैथ शुरू नहीं हुआ, इन्हें थोड़ा याद कर लेना। गणित, रेलवे का गणित, फेवरेट गणित में फेवरेट सवाल है ये चैप्टर। रेलवे का फेवरेट चैप्टर है संख्या पद्धति, तो उसमें इतने सवाल पूछता है सभी प्रकार के, बहुत ज़्यादा। धन्यवाद।